हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का बिहार पुलिस का तैयारी बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। आज हम लोग साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो जितने भी बिहार पुलिस के अभ्यर्थी हैं वो सभी लोग लाइव क्लास से ज़रूर जुड़ जाएंगे, क्योंकि 10 बजे से हम लोग का लाइव क्लास स्टार्ट हो जाता है और 10 बज गया है और आपका क्लास भी स्टार्ट हो गया है। तो सभी लोग जुड़ जाएंगे फटाफट। और देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा भी गया है कि एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। फटाफट बताइएगा कि एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। देखिए, अगर आपका ऑप्शन सी अमोनियम क्लोराइड आ रहा है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। ये सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं होगा, ये आपका गलत है। ये आपका अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है तो यह अमोनियम क्लोराइड होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न 2 नंबर है कि आकाश नीला लगता है क्योंकि। आपको बताना है कि आकाश नीला दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है? जबकि अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला दिखाई देता है, लेकिन पृथ्वी से आकाश को देखा जाता है तो नीला दिखाई देता है। तो ऐसा किसके कारण से होता है, यही आपको बताना है कि आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि। फटाफट बताइए। तो देखिए, अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है। लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होती है। लघु तरंगों का दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल के द्वारा अधिक प्रकीर्णन होती है, इसी कारण से आकाश जो है नीला दिखाई देता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का 2 का बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा 3 नंबर का कि 1 माइक्रोन बराबर होता है। फटाफट बताइएगा कि 1 माइक्रोन के बराबर क्या होता है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। फटाफट बताइएगा कि 1 माइक्रोन बराबर होता है। देखिए, अगर आप ऑप्शन सी 1/1000 बता रहे हैं मिलीमीटर तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए कि अतिचालक का लक्षण है। 4 का सही जवाब बताइए कि अतिचालक का लक्षण है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। 4 का सही जवाब बताइए कि अतिचालक का लक्षण है। तो देखिए, उच्च पारगम्यता बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अतिचालक का लक्षण है तो उच्च पारगम्यता है। तो 4 का ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछे कि अतिचालक का लक्षण है तो यह उच्च पारगम्यता हो जाएगा। तो ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 5 नंबर कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल देने से क्या होगा? 4 ऑप्शन पहले ध्यान से पढ़ लीजिए, उसके बाद सही जवाब बताइएगा कि 5 का सही जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर। फटाफट बताइए कि 5 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो 5 का ऑप्शन सी हो जाएगा। आप कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी 5 का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए कि परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपको करवा भी चुके हैं और बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि परमाणु बम का सिद्धांत आधारित होता है। तो देखिए, परमाणु बम जो होता है उसका सिद्धांत किस पर आधारित है? तो उसका सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। तो 6 का ऑप्शन बी अगर आप बता रहे हैं नाभिकीय विखंडन तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन अगर पूछे कि परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है तो ये आपका नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, परमाणु का नाभिक का आकार होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है कि परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है।
तो देखिए परमाणु का जो नाभिक का आकार होता है 10 के पावर 15 मीटर होता है। परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है? 10 के पावर 15 मीटर। तो 7 का ऑप्शन सी अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? आप सभी जानते हैं कि फिजिक्स के क्षेत्र में सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और यह नोबेल पुरस्कार सीवी रमन को कब दिया गया था? फटाफट बताइएगा कि सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? फटाफट बताइए। तो देखिए 8 का अगर आप ऑप्शन बी 1930 बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला था। तो 8 का ऑप्शन बी 1930 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है। पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है? फटाफट बताइए कि पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है? तो इसका सही जवाब 4 डिग्री सेल्सियस पर हो जाएगा। पानी का जो घनत्व अधिकतम होता है वह 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो 4 डिग्री आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग आपको बताना है कि जो सूर्य का प्रकाश है, जो आपका सूर्य का प्रकाश है वह पृथ्वी तक आने में कितना समय लेती है। टाइम बताना है कि कितना टाइम में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आती है। ऑप्शन भी देख लीजिए, वैसे तो बिना ऑप्शन का भी आप लोग जवाब दे दीजिएगा। देख लीजिए यही आपका ऑप्शन है। अब फटाफट बताइए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा कि सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना समय लगाती है। तो देखिए 8 मिनट बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है 8 मिनट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लेता है। नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर देखिए कि प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमानत है। प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमानत है। तो देखिए 11 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड जो है प्रकाश का चाल होता है। पूछता है कि प्रकाश का स्पीड कितना होता है? 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। फ्यूज का सिद्धांत होता है। क्वेश्चन फ्यूज से पूछा जाता है कि फ्यूज तार कैसा होता है। फ्यूज का यहाँ सिद्धांत पूछा जा रहा है। इसकी फ्यूज का सिद्धांत चाहे फ्यूज का उपयोग भी पूछ देता है। तो देखिए फ्यूज का जो सिद्धांत है वह आपका विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। विद्युत का ऊष्मीय सिद्धांत पर फ्यूज जो है वह काम करता है। तो देखिए 12 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर देख लीजिए कि दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं तो 13 का ऑप्शन है अवतल दर्पण हो जाएगा। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं तो अवतल दर्पण लेते हैं। तो 13 का ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन अगर पूछे कि दाढ़ी बनाते समय कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है तो उसे अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो 13 का ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होती है। ये क्वेश्चन सभी लोग जानते हैं और बहुत ईजी है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होती है। तो देख लीजिए 14 का ऑप्शन सी सूर्य हो जाएगा। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सूर्य से प्राप्त होती है। तो 14 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर देख लीजिए कि निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्ब में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है। निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है। तो 15 का सही जवाब ऑप्शन डी टंगस्टन हो जाएगा। टंगस्टन जो धातु है रोशनी के बल्ब में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है। आप देखे होंगे बल्ब में एक पतला सा वायर रहता है वो फिलामेंट होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर देख लीजिए कि निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है। सदिश और अदिश से क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे बीमा से हो गया डायमेंशन से। तो याद रखिएगा अगर पूछे कि निम्न में कौन सी राशि सदिश नहीं है तो पहले सदिश कौन कौन सी है वो देख लीजिए। तो आप सभी जानते हैं कि बल जो है सदिश राशि है, वेग भी सदिश राशि है, आपका विस्थापन भी सदिश राशि है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आयतन। आयतन जो है वह सदिश राशि नहीं है, आयतन आपका
अदिश राशि है। आयतन कौन सा राशि है? आयतन आपका अदिश राशि है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा राशि सदिश नहीं है, मतलब अदिश है। तो ये आयतन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर देखिए कि ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। 17 का फटाफट सही जवाब बताइएगा कि ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। तो देखिए ध्वनि का वेग जो होता है ठोस में सर्वाधिक होता है। ठोस में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। या इस्पात अगर रहता तो वो भी सही आंसर हो जाता। इस्पात रहता तो ठोस नहीं दिया रहता। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होता है तो ठोस में होता है। याद रखिएगा ध्वनि का इकाई क्या होता है, तो डेसिबल ध्वनि का इकाई होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये सभी प्रश्न आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर देख लीजिए कि दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी क्या कहते हैं। फिजिक्स का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा तो माइंड लगाना पड़ेगा कि दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो 18 का ऑप्शन भी तरंगधैर्घ्य हो जाएगा। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को तरंगधैर्घ्य कहते हैं। तो 18 का ऑप्शन भी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 19 नंबर कि बिजली के बल्ब में किस गैस का प्रयोग होता है। बिजली के बल्ब में किस गैस का प्रयोग होता है, फटाफट बताइएगा कि बिजली के बल्ब में किस गैस का प्रयोग होता है। आप सभी जानते हैं कि बिजली के बल्ब में अक्रिय गैस का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बिजली के बल्ब में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, अक्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 20 नंबर कि निम्न में सर्वाधिक प्रत्यास्थ कौन सा है। निम्न में सर्वाधिक प्रत्यास्थ कौन सा है, तो ये स्टील होता है। अगर क्वेश्चन ऐसा रहे कि सब सर्वाधिक प्रत्यास्थ कौन है तो ये स्टील होता है। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए कि निकटतम सितारों यानी सूर्य के अतिरिक्त सूर्य के छोड़कर निकटतम सितारों से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। तो देखिए निकटतम जो सितारे होते हैं उनसे पृथ्वी तक प्रकाश जो है 4.2 वर्षों में पहुंचता है। प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है 4.2 वर्षों में। तो 21 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। निकटतम सितारे सूर्य के अतिरिक्त, मतलब सूर्य के छोड़कर, सूर्य के अतिरिक्त नहीं, सूर्य को छोड़कर प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। तो इसका सही जवाब 4.2 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 22 नंबर देख लीजिए। भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह जो परिक्रमा में गया था। भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह जो परिक्रमा में गया था, 22 का सही जवाब बताइए। तो ऑप्शन ए आर्यभट्ट हो जाएगा। आर्यभट्ट हो जाएगा। भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह जो परिक्रमा में गया था वह आर्यभट्ट था। तो 22 का ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 23 नंबर है और ये क्वेश्चन आपको पहले भी करवाए हैं कि विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो फटाफट बताइएगा कि विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। सभी लोग जानते हैं 28 फरवरी को, हर साल 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा अगर क्वेश्चन पूछे कि विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए कि एक अश्व शक्ति समान है। एक अश्व शक्ति किसके समान होता है, तो 746 वाट के समान होता है। एक अश्व शक्ति का मान कितना होता है, 746 वाट होता है। ये कुछ दिन पहले भी आपको क्वेश्चन करवाए थे। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए कि अंतरिक्ष में सर्वप्रथम जाने वाला मानव का नाम क्या है। आपको बताना है कि अंतरिक्ष में सबसे पहले कौन गया था। सभी लोग, ये तो इजी क्वेश्चन है, सभी लोग जानते हैं कि अंतरिक्ष में जाने वाला यूरी गागरिन पहला व्यक्ति थे जो अंतरिक्ष में गए थे। तो ऑप्शन है यूरी गागरिन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए कि उपग्रह में अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है। तो आप सभी जानते हैं कि अंतरिक्ष यात्री को जो है आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, तो आकाश का रंग काला दिखाई देता है। ये क्वेश्चन पूछता है कि अंतरिक्ष यात्रियों का आकाश कैसा दिखाई देता है, तो आकाश जो है ये काला आपका दिखाई देता है। तो 26 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 27 नंबर देख लीजिए कि बिजली के लैंप का तंतु बना होता है। तो बिजली के लैंप का जो तंतु बना होता है फटाफट बताइएगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन है टंगस्टन का हो जाएगा। अभी कुछ देर पहले ही क्वेश्चन करवाए हैं। और देखिए वन लीनियर भी आज क्वेश्चन करेंगे तो जाना नहीं है, वन लीनियर क्वेश्चन देखकर ही जाना है।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि किसी चुंबक को गर्म करने से उसके चुंबकत्व पर क्या असर पड़ता है। किसी चुंबक को गर्म करने से उसके चुंबकत्व पर क्या असर पड़ता है, तो वह नष्ट हो जाता है। अगर आप किसी चुंबक को गर्म कर रहे हैं तो उसका चुंबकत्व जो है नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, बल का सही मात्रक क्या होता है। तो सभी लोग जानते हैं बल का सही मात्रक न्यूटन होता है, डाइन होता है। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए कि आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो आँख का जो किस भाग है, तो आँख का कौन सा भाग, तो ये दृष्टिपटल यानी रेटिना पर, आँख के रेटिना भाग पर, जिसे हम लोग दृष्टिपटल कहते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। नेक्स्ट प्रश्न 31 नंबर देख लीजिए कि थर्मामीटर में पारे का उपयोग क्यों किया जाता है। थर्मामीटर में पारे का उपयोग क्यों किया जाता है। तो देखिए थर्मामीटर में पारे का उपयोग यह ताप के कारण अधिक फैलता है। क्यों किया जाता है, तो थर्मामीटर में पारे का उपयोग क्यों किया जाता है, तो यह ताप के कारण अधिक फैलता है, इसीलिए पारा का उपयोग किया जाता है। तो यह क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए कि सूर्य मुख्यतः बना हुआ है, सूर्य किस चीज़ से बना हुआ है। तो सूर्य में सर्वाधिक क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 33 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सी वस्तु में लोच का सर्वोच्च गुणांक होता है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु में लोच का सर्वोच्च गुणांक होता है, तो फटाफट बताइएगा। तो देखिए 33 का ऑप्शन इस्पात हो जाएगा। इस्पात वस्तु में लोच का सर्वाधिक गुणांक होता है। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने फिजिक्स का टॉप 33 क्वेश्चन किया और आज के लिए प्रैक्टिस सेट में इतना ही। चलिए अब वन लिनियर क्वेश्चन को देख लेते हैं। देख लीजिए वन लिनियर क्वेश्चन में आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो भारत में मुद्रा प्रणाली है। मतलब करेंसी से संबंधित एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा कि भारत में मुद्रा प्रणाली, और ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहले देख लीजिए भारतीय मौद्रिक व्यवस्था की इकाई क्या है। सभी लोग जानते हैं कि भारतीय मौद्रिक व्यवस्था की इकाई रुपया है। आरबीआई के मौद्रिक नीति का नाम क्या है, तो नीतिगत दस्तावेज है। रुपया नाम का सिक्का सबसे पहले किसने जारी किया, तो शेरशाह सूरी ने रुपया नामक सिक्का जारी किया था। 1542 ईस्वी में जारी किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन 1806 में तथा कागजी मुद्रा का प्रचलन 1862 में हुआ। जो भी नोट वाला मुद्रा है उसका प्रचलन 1862 में भारत में हुआ। भारत में दशमलव प्रणाली की शुरुआत कब हुई, तो 1 अप्रैल 1957 को। 1 अप्रैल 1957 को भारत में दशमलव प्रणाली की शुरुआत हुई। मुद्रा का अवमूल्यन कितनी बार हुआ है, तो 3 बार हुआ है। एक बार 1949 में, एक बार 1966 में और एक बार 1991 में। भारत में सिक्कों की टकसाल मुंबई 1830, हैदराबाद 1903, कोलकाता 1950 और नोएडा 1989 में है सिक्कों का टकसाल। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 10, 50, 100, 500 मूल्य के नोट करेंसी नोट प्रेस नासिक महाराष्ट्र छापती है। जो भी आपके पास नोट है वो सब महाराष्ट्र छप कर आती है, नासिक। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, देवदास किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देवदास स्थित बैंक नोट प्लेट 20, 50, 100, 500 मूल्य वर्ग के नोट छापती है और यह मध्य प्रदेश में है। बैंक और करेंसी नोट कागज तथा नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर की छपाई में प्रयोग होने वाला कागज का उत्पादन सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद मध्य प्रदेश में होता है। आगे देखिए कि 1 रुपये के नोट और उससे कम राशि के करेंसी सिक्के वित्त मंत्रालय द्वारा, जबकि 1 रुपये से अधिक राशि के नोट और सिक्के आरबीआई के द्वारा जारी किए जाते हैं। 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है, तो 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव का, और इनसे अधिक जो नोट होते हैं उस पर गवर्नर का हस्ताक्षर रहता है। नोट निर्गमन की न्यूनतम कोष प्रणाली को अक्टूबर 1956 में अपनाया गया था। ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है, तो मुद्रा प्रचलन से। प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है, तो क्रेडिट कार्ड को कहा जाता है। और मुद्रा स्फीति में वस्तुओं की कीमत बढ़ती है और मुद्रा का मूल्य गिरता है। भारत में मुद्रा स्फीति का नाम क्या है, तो थोक मूल्य सूचकांक और WPI द्वारा की जाती है, जिसका वर्तमान आधार वर्ष 2011-12 है। भारत में मुद्रा स्फीति की माप थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा किया जाता है। मुद्रा स्फीति में लेनदार को लाभ होता है और देनदार को हानि होता है। 11 देशों ने सर्वप्रथम 1 जनवरी 1999 को यूरो को वैधानिक मुद्रा के रूप में अपनाया। वर्तमान में यूरो 19 देशों की मुद्रा है।
भारत का सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कच्चा तेल के आयात पर व्यय करता है। भारत का सबसे अधिक विदेशी मुद्रा पेट्रोलियम उत्पाद के निर्यात से प्राप्त होता है। सर्वाधिक विदेशी मुद्रा कोष चीन के पास है और सबसे अधिक महंगी मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। भारत ने वर्ष 1947 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता प्राप्त की थी, IMF की, और 15 जुलाई 2010 को भारतीय मुद्रा को नया चिन्ह दिया गया। डिजाइन किसने किया था? तो D उदय कुमार ने डिजाइन किया था। तो देखिए, भारतीय मुद्रा प्रणाली से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सभी क्वेश्चन करवा दिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दिए होंगे और चैनल को जो लोग भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।